नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 12वीं का जीव विज्ञान को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसकी सामान्य परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिन पढ़े थे। उस दिन हम लोग ये भी पढ़े थे कि जनन स्वास्थ्य की सामान्य परिभाषा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये क्यों हर लोगों को जानना चाहिए। जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं रखने के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती है और इसके बारे में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए आज हम लोग उससे आगे देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखें कि जनसंख्या अस्थायीकरण या जन नियंत्रण क्या है। प्यारे बच्चों, अभी देखते होंगे कि आप अखबारों के माध्यम से या फिर टीवी चैनल पर या अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको ये पता चलता होगा कि भारत सरकार अभी 2026 में जनसंख्या से संबंधित एक जनगणना कराने वाली है। यह प्रत्येक 10 सालों पर किया जाता है। तो ये जो जनसंख्या से संबंधित, मानव की आबादी से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं, और जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उन्हें डेमोग्राफर यानी अध्ययनकर्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग के घर भी आएंगे और जब पूरी तरह से यह जनगणना होगा तो आप इससे संबंधित शब्दावली को भी अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से भी आप देखेंगे, उससे रूबरू होंगे। तो इसलिए आप लोग डेमोग्राफी और डेमोग्राफर को अच्छी तरह से समझ लें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मानव जनसंख्या के अध्ययन का क्या महत्व है। विद्यालयी शिक्षा में जनसंख्या अध्ययन पर विशेष जोर देना, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराना, छोटे परिवार के लाभों की जानकारी बताना। अगर मान लिया जाए कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मान लिया जाए कि इस वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर उनको ये जनसंख्या से संबंधित, जनन स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी दी जाए तो क्या होगा, वह पहले से ज़्यादा परिपक्व हो जाएगा। इसके बारे में जो उसके मन में भ्रांतियां हैं या फिर जनन स्वास्थ्य से संबंधित वो छोटी मोटी जानकारियां या गलत जानकारियां जो अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उससे वह बच जाएगा। उसे सही जानकारी सही उम्र में मिलेगा, जिससे उसके रास्ते में होने वाले भटकावों से रोका जा सकता है। साथ ही साथ ये जो किशोरावस्था की उम्र होती है, यह उमंग और तरंग की अवस्था होती है। इसमें बच्चों को अगर सही शिक्षा नहीं दी जाए, सही तरीके से उसे गाइड नहीं किया जाए तो उसका रास्ता भटकने का भी चांस रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यालयों में जो शिक्षा में जनन स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाए, बच्चों को अनिवार्य रूप से बताया जाए। दूसरी बात है कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। इसके कारण भी कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके बारे में भी लोगों को बताने की ज़रूरत है। जब तक लोग इसके दुष्परिणामों को नहीं समझेंगे तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में नहीं समझ पाएंगे और इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के परिवार पर, उस राज्य के विकास पर और अंततः राष्ट्र के विकास पर भी पड़ता है। लोगों को छोटे परिवारों की महत्ता को भी बताना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखें कि आखिर छोटे परिवार होने से क्या लाभ होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लिया जाए कि एक परिवार है ए और वहीं पर दूसरा परिवार है बी। दोनों परिवार का जो मासिक इनकम है वह है 10,000 रुपया, और तो मासिक इनकम हम यहाँ पर देख रहे हैं सेम है, लेकिन इस परिवार में जो सदस्यों की संख्या 4 है, जबकि परिवार बी में आय 10,000 रुपया है और परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आय दोनों परिवार की समान है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या अलग अलग है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये जो छोटा परिवार है
इस परिवार का जो रहन सहन का स्तर होगा या इस परिवार में जो खर्च होगा व्यक्तियों के प्रति, तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ पर जो 10,000 रुपया है वो 10 भाग में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति खर्च या प्रति व्यक्ति जो जीवन का जो स्तर है, रहन सहन है, उस पर कम खर्च हो पाएगा, जिसके कारण उसका विकास भी दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। तो हमें लोगों को यह बताने की ज़रूरत है कि छोटा परिवार किस तरह से लाभदायक है, इसके लाभों को भी बताना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला क्या है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्व को भी बताना बहुत ज़रूरत है। लोग यह समझ सके कि आखिर जनसंख्या वृद्धि है क्या, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से होता है और जनसंख्या घनत्व क्या है। रहन सहन के स्तर से जनसंख्या वृद्धि का जो संबंध है उसको बताना है। तेज़ी से बढ़ती हुई मानव आबादी को रोकने के उपायों को भी बताना है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को हम बता पाएंगे कि आखिर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए, इसके कौन से उपाय हैं, कौन से प्राकृतिक उपाय हैं, कौन से रासायनिक उपाय हैं जिसके द्वारा हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरह से हमारे परिवार के लिए या हमारे देश के विकास के लिए अवरोध पैदा करता है, हमारे रहन सहन के स्तर को या शिक्षा दीक्षा चिकित्सा को किस तरह से प्रभावित करता है। जब इस चीज़ को हम लोग समझ सकेंगे, इसके लिए ज़रूरत है कि हम जनन स्वास्थ्य की सभी पहलुओं को बारीकी से समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग विश्व की आबादी पर गौर करें तो पिछली शताब्दियों में कई विभिन्न तरह की चहुमुखी विकास लोगों के जीवन स्तर को महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया है। यद्यपि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। पहले क्या होता था कि कई ऐसे रोग होते थे जैसे डायरिया है, प्लेग है, चेचक है, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती थी। ऐसा होता था कि छोटे छोटे बीमारी होने से लोग के पास उपचार की वैसी व्यवस्था नहीं थी और वो मर जाते थे। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर वृद्धि होने के कारण सरकार के द्वारा हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कराने के कारण लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हुआ है। समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाई है, जिसके कारण भी मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही साथ जो जन्म दर है, जन्म के समय ही जो शिशु मृत्यु दर हुआ करता था उसमें भी कमी आई है। इन सब बातों के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट के रूप में भी सामने आ रही है। चलिए आगे देखें। अगर हम लोग विश्व की जनसंख्या पर गौर करें तो वर्ष 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, जो 100 साल में बढ़कर 6 अरब तक हुई। लेकिन 2011 में यह बढ़कर 7.2 अरब हो गई। इस तरह से अगर हम लोग इस आंकड़ों पर गौर करें तो मालूम चलता है कि कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ी है और यह जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसका प्रेशर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो यह जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति हो रही है यह सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग भारत की जनसंख्या पर गौर करें तो जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी में, उस समय भारत की आबादी मात्र 35 करोड़ थी। लेकिन वर्ष 2000 में यह बढ़कर 100 करोड़ को पार कर चुकी और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ को पार कर चुकी है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और अभी 2026 में जब अभी जनगणना होगा तो हम लोग देखेंगे कि कितना बढ़ा है। अभी तो कई अन्य स्रोतों से भी डेटा आया है, लेकिन जो जनगणना का रिपोर्ट है वह इस बार 2026 में जनगणना भी शुरू हो रहा है, उसमें फाइनल आंकड़ा आएगा तो हम लोग और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि किस तरह से भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम लोग भारत की जनसंख्या पर गौर करें तो जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी में, उस समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। लेकिन 2001 में बढ़कर यह 100 करोड़ को भी पार कर चुकी है और 2011 में यह 121 करोड़ से ऊपर हो गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ी है और आने वाले दिनों में जब फिर जनगणना होगा तो हम लोग नए आंकड़ों से भी रूबरू होंगे। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे मृत्यु दर में कमी होना, मातृ मृत्यु दर यानी
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR में कमी होना, शिशु मृत्यु दर में कमी होना। ये मृत्यु दर में क्या होता है, मातृ मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन होना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना। अर्थात एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जन्म दर में वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है, इसके कारण से जनन आयु के लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। और इन सब का अगर सम्मिलित रूप से हम लोग देखें तो जनसंख्या वृद्धि पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के ये सब भी कारण हैं। अगर भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर पर गौर करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार यह 2% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार यह 1.64% हो गई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2001 में यह जनगणना 2% थी, जबकि 2011 में यह 1.64% हो गई। तो कहने का मतलब है कि वार्षिक वृद्धि दर में कमी तो आई है, और इस कमी का कारण जो सरकारी स्तर पर किया जाने वाला प्रयास है, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या की वृद्धि जो तीव्र गति से हो रही है, वह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण हैं जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी। हम लोग देखते हैं कि आए दिन भी जब कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में, बस में, तो एक भारी जनसंख्या, भारी आबादी लोगों का देखने को मिलता है। हर जगह भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या में तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है या विस्फोटक रूप में सामने आ रहा है, इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और इसका कारण जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी है। इसके अलावा भी और सारे कारण हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक एरिया है जो फिक्स है A, और एक एरिया है ये फिक्स है B। अगर यहाँ से रहने वाले लोग यहाँ पर माइग्रेट कर जाए, यहाँ पर आके बढ़ जाए, तो ये इसके कारण भी यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग देखें तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण है। जनसंख्या में वृद्धि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि में किसी खास प्रजाति की जनसंख्या में बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी एरिया को लें जो फिक्स है, वहाँ पर हम किसकी जनसंख्या को देखना चाहते हैं। अगर मानव की जनसंख्या को देखना चाहते हैं तो मानव की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अगर हम वहाँ पर मान लिया जाए कि किसी पशु की जनसंख्या को देखना चाहें तो उसकी संख्या में जो वृद्धि हुई उसे उस पशु के लिए वो जनसंख्या वृद्धि है। तो हम जिस प्रजाति की संख्या को मापना चाहते हैं, जिस प्रजाति की संख्या की जनसंख्या वृद्धि को देखना चाहते हैं, वो किस खास एरिया में है, उसको जगह पहले फिक्स करना होगा और उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना में हम लोग इसे निकालते हैं। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: उस क्षेत्र की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ, जन्म दर, मृत्यु दर। जैसे कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में बसना पसंद करता है जहाँ की जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूलित हो। अगर मान लिया जाए कोई ऐसा जगह है जो रेगिस्तान का इलाका है, जहाँ की परिस्थितियाँ मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, मानव जीवन के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग बसना चाहेंगे। वैसे ही लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या बसेंगे जो उस जलवायु में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि लोग कहाँ पर बस रहे हैं, ये निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वह मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अगर वहाँ पर खेती योग्य भूमि है तो वो कैसी है, जो जहाँ पर लोग बसेंगे वहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितनी है, जल का कैसा उपलब्धता है, हर चीज़ पर निर्भर करता है।
भौगोलिक स्थिति अगर हम लोग देखें तो वह जो क्षेत्र है वह बाढ़ से कितनी सुरक्षित है, भूकंप से कितना सुरक्षित है, सुखाड़ की क्या स्थिति है, या वहाँ पे वर्षा की क्या स्थिति है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर साल में 2-3 माह के लिए ही सूर्य की रोशनी पहुँच पा रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है वहाँ पर साल के ज़्यादातर दिन तपती धूप है। तो हर चीज़ जो भौगोलिक स्थिति है वो निर्भर करता है किसी भी जनसंख्या को वहाँ पर प्रवासन के लिए या वहाँ पर निवास स्थान के रूप में चुनने के लिए। साथ ही साथ जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ होती है ये भी जिम्मेदार है। जैसे अगर हम लोग महानगरों की बात करें तो महानगर में ज़्यादातर वैसे लोग जाकर बसेंगे जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता होगी, जिनके पास पैसे होंगे, धन होंगे, या फिर जो नौकरी पेशा या रोजगार करते होंगे। लेकिन जो गरीब होंगे, जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं होगी, तो वे तो बड़े शहरों में जाकर नहीं बसेंगे। इसलिए बड़े शहरों या महानगरों का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो कुछ ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जन्म दर क्या है। तो किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में मानव द्वारा जन्म दिए गए शिशुओं की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर को 1000 को आधार मानकर ज्ञात किया जाता है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है। जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है जन्म दर क्या है, तो जन्म दर का जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर वो 100 को आधार मान लेते हैं। यहाँ पे 100 को आधार नहीं मानना है बल्कि 1000 को आधार मानना है। और जन्म दर की जब भी हम लोग गणना करेंगे तो 1000 के रिफरेंस में ही करेंगे। इसके लिए भी ज़रूरत है कि हम जिस एरिया में जन्म दर निकालना चाह रहे हैं वो एरिया हमारा फिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ यह जगह जो है वो फिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ समय अवधि हम 1 साल का निकालना चाह रहे हैं या कितने दिनों का निकालना चाह रहे हैं, समय अवधि फिक्स होना चाहिए। और वहाँ पे कितने जीवित जीव हैं, या अगर हम मानव का निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जीवित मानव कितने हैं उसकी हम लोग उसमें गणना में इंक्लूड करते हैं। जन्म दर को प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है और इसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि 1 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बट्टे किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या गुने 1000। अगर इसे प्रतिशतता में दिखाएंगे तो 1 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बट्टे किसी क्षेत्र में संपूर्ण जनसंख्या गुने 1000। अगर हम लोग इसको देखें तो जैसे मान लिया जाए कि माना कि अगले वर्ष 25,000 जनसंख्या की बढ़ोतरी देखने को मिला। तो जन्म दर क्या था? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक गांव है, वह रामपुर गांव है। वहाँ की आबादी 23-24 में 1 लाख है। और हम लोग जन्म दर निकालने का जो फार्मूला देखे हैं यहाँ पर, वह क्या है कि 1 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है यह 25,000 हुआ है। तो यहाँ पर 25,000 को हम लोग ऊपर लिखते हैं और उस क्षेत्र की जो संपूर्ण जनसंख्या है, तो संपूर्ण जनसंख्या कितना हो गया, 1 लाख पहले से है और 25,000 उसमें बढ़ा, तो 1,25,000। 1,25,000 और उसे गुना करेंगे कितना से, 1000 से। अब हम लोग इसके आधार पे निकालेंगे। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा, 25 25 125 और 1000। फिर इसको हम लोग अगर काटते हैं 200। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो जन्म दर आ रहा है वह लास्ट में 200 प्रति 1000 व्यक्ति आ रहा है। इस तरह से हम लोग जन्म दर को निकालते हैं। अगर भारत की जनगणना 2001 को देखें
तो इसका जो आंकड़ा था वह 27.21 प्रति व्यक्ति था। अगर भारत की जनसंख्या 2001 को देखें तो 27.21 प्रति 1000 व्यक्ति था, जबकि भारत की जनसंख्या 2011 को देखें तो यह घटकर 21.8 प्रति 1000 व्यक्ति हो गया। आइए हम लोग जन्म दर को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दयानतपुर गांव की जनसंख्या वर्ष 2000 में 1 लाख थी, जिसमें एक वर्ष में 25,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो दयानतपुर गांव का जन्म दर कितना था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक गांव है जो उसकी आबादी, जो कुल आबादी है वह 1 लाख है, और 1 साल में बढ़ोतरी इसकी आबादी हुई है। बढ़ी हुई आबादी जो है वह है 25,000। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग देखें जन्म दर, तो जो बढ़ोतरी है उसको ऊपर लिखते हैं 25,000 बट्टे उस गांव की कुल आबादी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब इसको हम लोग जीरो को, ये 3 जीरो को यहाँ से हटाएंगे और ये 2 जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो रिजल्ट आया वो 250 है। इसका मतलब है कि 250, 250 प्रति 1000 व्यक्ति इसका जन्म दर है। इस तरह से हम लोग किसी भी गांव, शहर या देश का जन्म दर को ज्ञात कर सकते हैं, और यह जनगणना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न टॉपिक को टच करते हुए देखा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जन्म दर क्या है, और जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, इसको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम लोग फिर देखेंगे मृत्यु दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, साथ ही साथ हम लोग लिंगानुपात क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, वो प्राकृतिक उपाय कौन से हैं, साथ ही साथ इसको कैसे कम किया जाए, और मेडिकल स्तर पर भी स्वास्थ्य की कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन सब चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग इसी ढंग से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।